Hello everyone. Today in this lecture we are going to discuss about the topic right circular cone, and this is lecture 7. And today in this video we will discuss one question related to right circular cone, and here question is the sum of squares of distance of a point from the planes x plus y plus z is equal to 0 and x minus 2y plus z is equal to 0 is equal to the square of its distance from the plane z minus x is equal to 0. ये कंडीशन हमें गिवन है. कैसी कंडीशन गिवन है? The sum of, ये दिया हुआ है, the sum of squares of डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दीज टू प्लेन्स. ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है और हम वो पॉइंट का फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं. सपोज दैट पॉइंट इज पी एंड हमने पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट प्लेन से, वो यहाँ पुट करना है. पी पॉइंट का सेकंड प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, वो यहाँ पुट करना है. दिस इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है ये डिस्टेंस? दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. अगर हम ये पॉइंट का ये प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये एक्सप्रेशन के इक्वल होगी. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. ओके, नाउ हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट इज वाई स्क्वेयर प्लस 2zx इज इक्वल टू 0. हमें ये पॉइंट का लोकस निकालना है और प्रूफ करना है कि इसके जो लोकस होगा, ये पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या होगा? ये इक्वेशन होगी वाई स्क्वेयर प्लस 2zx इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है लोकस. सो लोकस होता क्या है? हमें प्रूव करना है लोकस ऑफ अ पॉइंट दिस p इज अ, सॉरी, द लोकस ऑफ द पॉइंट इज वाई स्क्वेयर प्लस 2zx. जब हम ये पॉइंट का लोकस निकालेंगे तो हमारे पास ये कर्व बननी चाहिए, ये सरफेस बनना चाहिए. एक्चुअली में 3D में हो ना, वाई स्क्वेयर प्लस 2zx 3D में है तो ये सरफेस बनना चाहिए वो पॉइंट का लोकस. अब लोकस क्या होता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट बोल रहे हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट. लोकस ऑफ अ पॉइंट होता है पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन. लोकस कैसे डिफाइन करते हैं हम एक पॉइंट का? लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन. सपोज ये एक पॉइंट है P, है ना, ये सपोज ये पाथ ट्रेस कर रहा है. जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, सपोज हम 2D में लेके देखते हैं, ठीक है. सपोज आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, ये कर्व ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे पॉइंट था, वो पॉइंट मूव करके यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया. तो ऐसे ही ये कर्व ड्रॉ हुई है ना. तो ये पॉइंट का जो लोकस है, हम इस कर्व को क्या बोलेंगे? ये इस कर्व का जो भी इक्वेशन आएगा ना, जो भी इस कर्व का इक्वेशन होगा उसको हम बोलेंगे दिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट P. जैसे जैसे हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं ना, ये पैराबोला सपोज हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट हैंडेड पैराबोला, इसकी इक्वेशन ये होती है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो ये भी तो कैसे ड्रॉ हुआ है? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे मूव करके ऐसे ऐसे पॉइंट मूव करता है तभी पैराबोला बनता है ना. तो ये जो कर्व है ये कैसे बनी हमारे पास? दिस इज ऑल्सो अ पाथ ऑफ, दिस इज ऑल्सो अ लोकस ऑफ सम पॉइंट. एक पॉइंट है जो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंडर मूव करेगा और हमारे पास क्या बन जाता है? पैराबोला बन जाता है. तो वो पॉइंट का लोकस क्या आ जाएगा? ये, क्योंकि इस कर्व की इक्वेशन ये होती है. तो किसी भी पॉइंट का अगर हमें लोकस निकालना हो, सपोज ये पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी होती है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि जो पॉइंट मूव कर रहा है वो अपने लोकस पे तो रहेगा ही रहेगा ना. जो पाथ उसने ट्रेस किया पॉइंट ने, वो उस पे तो लाई करेगा ही करेगा. तो अगर आपने एक पॉइंट का लोकस निकालना हो तो हमें क्या करना होता है? एक ऐसी कर्व फाइंड करनी होती है, ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी होती है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो. ठीक है, वो उस पॉइंट का लोकस बन जाता है. जैसे सिंपली हम सर्कल के केस में देख सकते हैं. सर्कल में हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, सर्कल में हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं और एक होता है मूविंग पॉइंट. ये सपोज फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोल देते हैं, और ये क्या है? मूविंग पॉइंट है. मूविंग पॉइंट है. अब अगर सर्कल फॉर्म करना है तो P पॉइंट को एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंडर मूव करना पड़ेगा तभी सर्कल फॉर्म होगा. अगर ये पॉइंट मूव करके डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आता है फिर तो सर्कल नहीं बन पाएगा ना. अब इस पॉइंट को कैसे मूव करना है कि C और P के बीच में अगर डिस्टेंस हमने R लिया है ना, तो अगर ये पॉइंट मूव करके कहीं भी जाता है तो फिक्स्ड पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस R ही रहना चाहिए, तभी हमारे पास सर्कल ड्रॉ होगा. अगर पॉइंट मूव करके यहाँ से यहाँ भी आया है
तो इसके और सेंटर के बीच में ये जो फिक्स्ड पॉइंट है डिस्टेंस r रहना चाहिए, तभी हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल। तभी हम बोलते हैं कि जो लोकस होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट P, दिस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। सर्कल के केस में ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होती है कि फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, तभी सर्कल ड्रॉ होगा, है ना। तो अब ध्यान से रखना है आपने, लोकस क्या होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब अगर लोकस फाइंड करना है, जैसे लोकस की उसने बोला इक्वेशन ये आ रही है, इट मींस ये जो पॉइंट है वो जो पाथ ट्रेस कर रहा है ना, पाथ, उसका जो इक्वेशन आएगा वो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। अब पॉइंट पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, पॉइंट पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये है, हमने वो पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। अगर हम उसका ये फर्स्ट प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं, सेकंड प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं, और वो डिस्टेंसेस का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, वो किसके इक्वल आ रहा है, वही पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम z माइनस एक्स प्लेन से निकालते हैं, इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी हुई है। तो अगर हमें ये p पॉइंट का लोकस निकालना है, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए, ऐसी कर्व चाहिए, या ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो लोकस आ जाएगा। क्योंकि लोकस लोकस ये पाथ है और पॉइंट हमेशा अपने लोकस पे रहता है। आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, पहले हम लोकस निकालते हैं, फिर आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या पूछे। So here equation of given planes are equations of given planes are, प्लेन्स की इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है, एक तो हमें ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक है x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड थर्ड प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है z माइनस x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड हमें p पॉइंट का लोकस चाहिए ना, एक पॉइंट का लोकस जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। सो मान लेते हैं, सो लेट p x1, y1, z1 be the point of the locus। ठीक है। तो अगर हमें ये पॉइंट का लोकस निकालना है, इट मींस हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा, और हमें प्रूफ करना है कि आंसर हमारा ये आना चाहिए, यानी लोकस ये कर्व बननी चाहिए। तो ऑब्वियस है, हमें आंसर क्या निकालना है, हमें आंसर निकालना है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पे y1 आ रहा हो, यहाँ पे z1 आ रहा हो, यहाँ पे x1 आ रहा हो। आप तभी बोलोगे ना ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे y1 स्क्वायर प्लस 2z1 x1 आ रहा होगा, तो हम कह सकते हैं दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, है ना। हमें प्रूव करना है लोकस जो है वो पॉइंट का, इस पॉइंट का लोकस जो है वो ये कर्व आनी चाहिए वाई स्क्वायर प्लस 2z(x)। वैसे लोकस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कर्व हमें फाइंड करनी है, ऐसा इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना। अब अगर वो कर्व यही है, इट मीन्स हमें आंसर ये लेके आना है। अगर ये आंसर आ जाता है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं द पॉइंट x1 y1 z1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 2z(x)। इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ये पॉइंट, तो यही लोकस बन जाएगा। ओके, तो हमें ये आंसर लेके आना है y1 स्क्वायर प्लस z1 x1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें क्या करना है, पहले ये पॉइंट का फर्स्ट प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, और ये पॉइंट का सेकंड प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, और वो दोनों डिस्टेंसेस का स्क्वायर करके ऐड करना है। सो लेट d1 and d2, d1 d2 d3 are the distances of the point P, of the point P from the planes 1, 2 and 3 respectively। तो हमने यहाँ पे क्या चूज कर लिया है कि d1 क्या है, P पॉइंट का फर्स्ट प्लेन से डिस्टेंस, d2 क्या है, P पॉइंट का सेकंड प्लेन से डिस्टेंस, एंड d3 क्या है, P पॉइंट का ही थर्ड प्लेन से डिस्टेंस। ठीक है। तो हमने पहले d1 फाइंड करना है। d1 क्या है,
ये पॉइंट का हमें फर्स्ट प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, और जो फर्स्ट प्लेन है उसका इक्वेशन कितना दिया हुआ हमें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट का हमें फर्स्ट प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमेशा एक पॉइंट का अगर प्लेन से डिस्टेंस निकालना हो, ये पॉइंट को उठा के प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि जब जो भी प्लेन की इक्वेशन दी हुई है ना, उसके राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। अगर कोई भी नॉन जीरो टर्म है, पहले उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो ये जो भी एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, आपने इस एक्सप्रेशन में ये पॉइंट पुट करना होता है। तो हम पुट कर दें ये पॉइंट, जिस पॉइंट से हमने डिस्टेंस निकालना है, x को x1 पुट कर दिया, y को y1, z को z1, ठीक है। और अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म होती सपोज यहाँ पे, तो वो टर्म भी आपने यहाँ पे कंसीडर करनी थी। तो ये आएगा, और अपॉन में हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो हमारा प्लेन है ना, इसके जो drs होंगे यहाँ पे, उनका मैग्नीट्यूड, यानी x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 द स्क्वायर, z का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, 1 द स्क्वायर। तो d1 हमारे पास कितना आ गया, x1 प्लस y1 प्लस z1 अपॉन यहाँ पे कितना आ गया, √3। ओके, now we have to find d2। d2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द प्लेन 2, एंड प्लेन 2 की इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट का हमें ये प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे बताया था, पहले तो प्लेन के जो इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, तो है यहाँ पे 0। ओके, अब डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट हमने यहाँ पे पुट करना है। तो x को हम पुट कर देंगे x1, y को हम पुट कर देंगे y1, एंड z को हम पुट कर देंगे z1। और अपॉन में हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, देन प्लस y का कोफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, एंड यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा यहाँ पे। तो ये d2 हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, x1 माइनस 2y1 प्लस z1, दिस इज 2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 4, 5, 6 यानी √6 आ रहा है। Okay, now we have to find d3, which is distance of the point p from the third plane, and equation of third plane is z minus x is equal to 0। तो अब इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालोगे तो z को z1 लिखोगे एंड x को x1 लिखोगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, z1 माइनस x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे z का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, x का कोफिशिएंट कितना है -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, y यहाँ पे है ही नहीं तो हम उसका कोफिशिएंट लिखेंगे ही नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, z1 माइनस x1 अपॉन √2। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम प्लेन 1 and 2 is equal to square of its distance from the third plane। यानी according to given condition, according to given condition d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, d3 स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d1 स्क्वायर, d1 स्क्वायर हमारे पास आ रहा था x1 प्लस y1 प्लस z1 द स्क्वायर, d1 की वैल्यू पुट करनी है और उसका स्क्वायर कर देना। यहाँ पे √3 आ रहा था, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। d2 की वैल्यू कितनी थी, x1 माइनस 2y1 प्लस z1 अपॉन √6, और जब आप स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। एंड d3 क्या था यहाँ पे हमारे पास, z1 माइनस x1, इसका स्क्वायर करोगे और अपॉन में √2 आ रहा था ना, तो स्क्वायर करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब ये इक्वेशन को हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना है और हमें फाइंड करना था लोकस ऑफ द पॉइंट P, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसको P पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो। तो पहले तो हम इसका अगर एलसीएम चूज कर लें, 6 आएगा टोटल, ये 3, 6 एंड 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये डिनोमिनेटर से टर्म एलिमिनेट हो जाए। अगर आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से 6 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे 2 आएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 द स्क्वायर, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो x1 माइनस 2y1 प्लस z1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 3z1 माइनस x1 द होल स्क्वायर। अब इसको हमने प्रॉपरली सॉल्व करना है और इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ पे ये आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स, राइट हैंड साइड पे इसका फॉर्मूला अपन कर देंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2z1x1। अब ये एक्सप्रेशन को प्रॉपरली सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 2x1 स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस x1 स्क्वायर है, 2x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज 3x1 स्क्वायर, दिस इज 2y1 स्क्वायर, दिस इज 4y1 स्क्वायर, 2 प्लस 4 इज 6y1 स्क्वायर, दिस इज 2z1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पे 3z1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस यहाँ पे 4x1y1 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है 4x1y1, तो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आएगा प्लस 4y1z1, यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ 4y1z1, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड लास्ट टर्म यहाँ पे है 4z1x1, यहाँ पे कितना है 2z1x1, दोनों ही पॉजिटिव है, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6z1x1। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन था उसको हमने सॉल्व कर लिया है, और राइट हैंड साइड पे कितना है हमारे पास 3z1 स्क्वायर प्लस 3x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 6z1x1। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे 3x1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3x1 स्क्वायर है, और जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे नेगेटिव होगा, यानी 3x1 स्क्वायर से 3x1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3z1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3z1 स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 6y1 स्क्वायर, और यहाँ पे 6z1x1 है। जब आप ये राइट हैंड साइड से 6z1x1 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस 6z1x1 आएगा, यहाँ पे भी 6z1x1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12z1x1 इज इक्वल टू 0। 6 हम यहाँ से कॉमन निकाल दें अगर, तो हमारा आंसर क्या आएगा y1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1x1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो यहाँ से, देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं द पॉइंट P x1 y1 z1 this lies on the equation, yeah, lies on the curve, sorry, lies on the curve। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हम y1 को y स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे z1 को z लिख दें और x1 को x लिख दें, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। और अगर तो हम यहाँ से ये बोल ही सकते हैं कि x1 y1 z1 पॉइंट ये कब पे लाई कर रहा है, ये कब करेगा कब पे लाई, अगर यहाँ पे y1 स्क्वायर प्लस 2 z1 x1 0 होगा, और वो तो है ही। तो यानी मैंने आपको क्या बोला था, अगर P पॉइंट का लोकस निकालना है तो हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसको ये P पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट का हम लोकस निकाल भी रहे हैं, इस पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं, तो ये हमेशा जो भी पाथ ट्रेस करेगा उस पाथ पे ही लाई करेगा ना। तो दिस इज रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट P, और हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। सो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 2zx इज इक्वल टू 0, दिस इज लोकस ऑफ द पॉइंट P। और आप ये देख रहे हो यहाँ पे P पॉइंट हमारा x1 y1 z1 था, ये देख रहे हो दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, यहाँ पे 2 डिग्री है, z और x की 2 डिग्री है, तो दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल x y z। और हमने रिजल्ट किया था कि एवरी होमोजेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स x y z रिप्रेजेंट्स अ कोन whose vertex is origin। तो इट मींस ये जो लोकस आया ना P पॉइंट का, ये क्या है, दिस इज अ कोन, दिस इज अ कोन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कोन whose vertex is origin। ओके, ये कोन का ही इक्वेशन है। अब पहले तो ये देखो, यही प्रूव करना था हमने, लोकस y स्क्वायर प्लस 2zx, यही प्रूव करना था। अब इसके बाद देखो क्या किया, ये कौन का ही इक्वेशन है बिकॉज ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अब आगे क्या बोला है, बाय टर्निंग द एक्सिस ऑफ x एंड z, यानी हमने x एक्सिस एंड z एक्सिस को रोटेट करना है इन देयर प्लेन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस किया था, लेकिन वो 2D में किया था। अब ये 3D में है, लेकिन सेम कंसेप्ट ही यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय टर्निंग द एक्सिस ऑफ एक्स एंड जेड, हमने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को रोटेट करना है 45 डिग्री एंगल से।
ठीक है, तो हमने प्रूव करना है शो दैट द लोकस, यानी ये जो लोकस है हमारे पास, द लोकस इज अ राइट सर्कुलर कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 45 डिग्री। तो हम ये बोलेंगे कि देखो ये जो कोन बन रहा है वो सिंपल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में बन रहा है, जो हम नॉर्मली लेते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगर हम वहां पे एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है, ये लोकस जो है ना, इसका एक न्यू इक्वेशन आएगा ना। ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस और न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमने रिलेशन देखा था कि इक्वेशन यही रहेगी, कोण यही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम एक्सिस रोटेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जो पोजीशन है ना ये कोण की वो चेंज हो जाएगी, यानी ये न्यू वेरिएबल्स में आ जाएगा हमारे पास जैसे ही हम न्यू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में टर्न करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को जब हमने 45 डिग्री से रोटेट किया तब ये इक्वेशन एक राइट सर्कुलर कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे ये। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऐसे है, देखो यहाँ पे सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड सपोज दिस इज जेड एक्सिस। ये स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल वाई एक्सिस, स्मॉल जेड एक्सिस, क्योंकि हमारे जो आंसर है वो स्मॉल वाई एक्स वाई जेड में आ रहा है। और मैं पता है ये इक्वेशन एक कोन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे एक कोन बन रहा है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, ये जो भी इसका हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनेगा। अब उसके बाद हमें बोला गया है कि अगर हम ये एक्स एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर दें, ठीक है, और वाई और जेड एक्सिस को रोटेट कर दें, तो जैसे कि सपोज हमने क्या किया यहाँ पे, जेड एक्सिस पहले यहाँ था, सपोज हम इसको यहाँ पे लेके आ गए हैं, 45 डिग्री से रोटेट कर दिया इसको, जेड एक्सिस को। सिमिलरली हमने एक्स एक्सिस यहाँ पे था हमारा, इसको भी 45 डिग्री से आगे रोटेट कर दिया, सपोज ये यहाँ पे कहीं पे आ गए, और वाई एक्सिस हमने सेम रखा है, वाई एक्सिस यही रखा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा बन गया जेड एक्सिस, न्यू जेड एक्सिस, ये है न्यू एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस यही रखा है, ये है हमारा न्यू वाई एक्सिस, यानी ओल्ड वाई एक्सिस एंड न्यू वाई एक्सिस सेम है, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे ही हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस से न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में चेंज किया, तो ये जो लोकस है ना, ये जो हमारे पास कोण बन रहा था, अब बनेगा तो यहाँ पे वो कोण ही, लेकिन अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें, विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई जेड, तो वो बोल रहा है कि यही कोण किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, अ कोण, अ राइट सर्कुलर कोण हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 45 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है यहाँ पे हमने जेड एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट किया है, और एक्स एक्सिस को भी हमने यहाँ पे 45 डिग्री से रोटेट किया है। सो रोटेशन के लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, सो हमने यहाँ पे लिखना है रोटेट, रोटेट द एक्सिस of x and z in their plane through angle of 45 degree, 45 degree, okay, by the transformation अब जैसे ही हम एक्सिस को रोटेट करते हैं तो जो पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट अगर हम कौन पे, इस कौन पे चूज करते हैं, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज हो चुके होंगे, है ना, तो कैपिटल एक्स वाई की फॉर्म में आएंगे। तो जब जैसे ही हमने यहाँ पे जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को रोटेट किया तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी यूज करेंगे, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है रोटेशन में हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे, हम लिखते थे यहाँ पे एक्स, न्यू कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पे, कैपिटल एक्स कोस थीटा, कौन से एंगल से रोटेट किया, कितने एंगल से रोटेट किया, 45 से, माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है, ये तो तब लेते थे जब हम एक्स और वाई एक्सिस को रोटेट करते थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस को रोटेट किया है, तो हम यहाँ पे वाई की प्लेस पे क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे जेड का यूज करेंगे। ओके, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस का ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो डिफरेंट वीडियो देख सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे बनती हैं, हमने वहां पे प्रूव भी किया था। और अब y को नहीं, हमने z को चेंज किया है ना, तो z को हम क्या पुट करेंगे, जैसे y को हम पुट करते थे कैपिटल एक्स साइन cos 45 प्लस
कैपिटल वाई साइन 45, एक में नेगेटिव साइन होता था, एक में पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल एक्स कॉस 45 प्लस कैपिटल जेड साइन 45 डिग्री। ठीक है, यही ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते थे वहां पे। यहाँ पे हम लेते थे सेकंड में एक्स कोस थीटा फर्स्ट में माइनस वाई साइन थीटा लेते थे, और वाई हमने वाई में चेंज नहीं किया, जेड में किया, तो यहाँ पे जेड चूज किया, और यहाँ हम लेते थे ये नहीं, ऐसे लेते थे यहाँ एक्स साइन 45 एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा लेते थे। अब वाई में तो चेंज नहीं किया है, जेड में चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जेड यूज होगा। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये कैपिटल जेड है और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये स्मॉल जेड होगा। ठीक है, ये स्मॉल जेड है, अपने ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कैपिटल जेड है और इसको ऐसे लिख दूं नोटेशन ये ऐसे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये स्मॉल जेड को हमने चेंज किया। ओके, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, यहाँ पे था कोस 45, कोस 45 1/√2 होता है। यहाँ पे था कैपिटल जेड और यहाँ पे साथ में था साइन 45, वो भी √2 होता है। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, एक्स माइनस जेड अपॉन √2। ऐसे ही हमारे पास स्मॉल जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे x साइन 45 रूट टू होता है। यहाँ पे है z cos 45 भी √2 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस जेड अपॉन √2। ठीक है, अब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन जो लोकस आया था उसमें पुट करनी है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि जैसे ही हमने ये x एक्सिस एंड z एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट किया, तो ये जो लोकस है, locus of the point P, this represents a right circular cone of सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये लोकस क्या बन जाएगा, देखो y तो y ही रहेगा, z को हमने क्या पुट करना है और x को हमने क्या पुट करना है, ये देखो x को हमने पुट करना है x माइनस जेड अपॉन √2, यही वैल्यू निकाली है। एंड z की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली है, दिस इज स्मॉल z ना, और z की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x प्लस जेड अपॉन √2। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड लोकस इज, required locus with respect to new coordinate axis, new coordinate एक्सिस इज, यहाँ पे था देखो वाई स्क्वेयर, वो तो वाई स्क्वेयर ही रहेगा। यहाँ पे था प्लस जेड एक्स, 2z(x), 2 का 2 रहा, और z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे x प्लस जेड अपॉन √2, और साथ में यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू थी कैपिटल x माइनस जेड अपॉन √2। ओके, ये कैपिटल एक्स और वाई की फॉर्म में, और हमें पता है स्मॉल वाई को हम यहाँ पे कैपिटल वाई लिख रहे हैं ना, तो ये नोटेशंस का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इसको लिख रहे हैं। तो स्मॉल वाई की वैल्यू हमने कैपिटल वाई ली है, स्मॉल एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है, स्मॉल जेड की वैल्यू हमने ये फाइंड किया। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, जो लोकस का इक्वेशन था हमारे पास यही था। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, राइट, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो क्या हम इसको जेड स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, अभी बताती हूँ क्यों लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और ये जो 1 है 1 का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, जैसे हमने ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना, इसमें होमोजीनियस इक्वेशन है ये 2 डिग्री का, और 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं, tan 45 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, tan स्क्वायर 45। तो अगर आपको याद हो, हमने जब सेकंड लेक्चर राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड किया था, उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर, सॉरी कौन, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कौन, ठीक है, हमने सेकेंड लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कौन डिस्कस की थी, और वो ये होती है। तो अगर हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, हम लिख सकते हैं ना, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कौन, ठीक है, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये कौन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री होगा। हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली थी ना, वहां पे हमने सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा चूज किया था, और स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ आता भी अल्फा ही है, हमारा 45 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स हमारा सेमी वर्टिकल एंगल कौन का कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको डाउट आ सकता है तो ये रोटेशन में आ सकता है। तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप ये डिफरेंटली ये टॉपिक देख सकते हो, जिसमें हमने रोटेशन टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, कि कैसे रोटेशन करते हैं और कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेम टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।